दोपहर के करीब 2 बजे थे। महेंद्र अहरवार का एक छोटा भाई के दिमाग में आता है और वो मछली पकड़ने पास में ही जाता है। दोस्तों के साथ जब वो मछली पकड़ रहे थे तभी वहां पे कई लोग इकट्ठे होकर के उसको मारते हैं और इतना मारते हैं कि जब उनको लगता है कि अब तो ये मर ही गया है तो उसको वहीं पे छोड़ करके भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बातचीत कर रहे हैं। ये घटना कोंच के गांधीनगर मोहल्ले की है, जहाँ के रहने वाले महेंद्र अहरवार जी, जिनको जब ये पता चलता है कि उनके भाई को मरणासन कर दिया गया है तो भागे भागे आते हैं और फिर इस पे कार्रवाई करते हैं, पुलिस तक जाते हैं। इस पूरे केसेस की आज सच्चाई जानने के लिए आज हम महेंद्र से बात करेंगे, उस पीड़ित से बात करेंगे, उनके घर पे हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इस पूरे घटना को लेकर के कोर्ट में कोर्ट तक केस जा रहा है। केस की एफआईआर दर्ज हुई है और अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है। इस अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे केस में जो पुलिस अपनी छानबीन कर रही है उसका तो एक दूसरा पहलू है, लेकिन इस घटना की सच्चाई क्या है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की चीजें मिली हैं, जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, वो बहुत सारे चीजों को बयां करते हैं। आज एक दलित युवक के ऊपर इतना बड़ा हमला किया जाएगा कि वो उसको मरने की स्थिति में छोड़ के लोग भाग जाते हैं। वो तो शुक्र है कि कम से कम उसकी जान बच गई, लेकिन एक बड़ी घटना हुई है जिससे पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज हम महेंद्र से ही बात करेंगे और घटना की सच्चाई जानेंगे। महेंद्र जी, क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला, कब पता चला? हम घर पे थे, 2 बजे का टाइम था। तो जब हमको एक लड़के का फोन आया, इनके साथी जो भाग गए थे उनमें से एक ने फोन किया कि आपके भाई को बुरी तरह घायल कर दिया गया है और वो पड़ा है, पता नहीं है कि जीवित है या नहीं, आप जल्दी आ जाइए। तो हम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुंचे, तो फिर वहाँ पे इनको उठाया। इनके साथियों जो भाग गए थे फिर वो आ गए, इनको साथ में ले गए हॉस्पिटल। वहाँ पे हमको मना कर दिया गया आलोक के यहाँ पे। फिर हमको बताया गया थाने ले चलो, फिर हम थाने गए। फिर वहाँ से थाने वालों ने भेजा, पहले इनको मेडिकल ले जाओ, तो मेडिकल ले गए और वहाँ पे अपनी घटना दर्ज कराने लगे और इनका मेडिकल इनको रेफर कर दिया गया उरई के लिए। ये उरई पहुंचे, इनका उरई इलाज हुआ, हमने यहाँ एफआईआर दर्ज करा दी और बस उसके बाद हम अपना चले गए उरई देखने। फिर उरई पे भी इनका इलाज होता रहा कुछ दिन, फिर बड़े मेडिकल रेफर किया गया इनको। फिर वहाँ पे भी इनका हाथ नहीं सही हो पाया जो टूटा हुआ था। फिर इनका झांसी में हमने कुछ दिन बाद, 2-3 महीने, 1-2 महीने बाद इनको डर लग रहा था, फिर इनका ऑपरेशन कराया। फिर ऑपरेशन कराया। तो ये जब आपको पता चलती है, क्योंकि ये घटना छोटू के साथ हुई थी, आप छोटू बताइए क्या हुआ था, आप 2 बजे कहाँ पे गए थे और नहर क्या पे गया था मछली पकड़ने के लिए। हाँ, तो मुझे कोई पता तो था नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो मैं बैठा हुआ था ऐसा ही। तो कम से कम 3-4 मोटरसाइकिल आई और उसके बाद 8-10 लड़के थे साथ में और ये 3-4 लड़कों ने मुझे उतर के सीधे मारने लगे। ना कुछ बात की, ना कुछ बोले, सीधे कट्टा लिए थे और बड़े बड़े मोटे डंडे थे, तो सीधे बस मारने लगे। जो साथ वाले थे वो सब भाग गए। मारते रहे, उन्होंने सोचा मर गया तो भाग गया। मुझे फिर कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था, मैं डरा रहा। तो आपके साथ कुछ और साथी गए होंगे, उन लोगों के, वो लोग कहाँ थे, वो लोग भाग गए, वहाँ पे थे मौके पे, क्या आपको नहीं, कितना याद है? वो दूर खड़े थे, 2-3 लड़के थे, वो दूर खड़े होकर देख रहे थे। मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ पता नहीं किसने उठाया, किसने नहीं उठाया मुझे। तो छोटू, ये भी बताइए कि क्या आपकी कोई पहले से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा चल रहा था या फिर ऐसे ही चीजें हुई है? नहीं, कोई बात नहीं थी, उनपे सिर्फ फोन पे ऐसे ही बस दुकान पे थोड़ा इन लोग आपसी बैठ रहा था जी। दुकान पर, मेरी दुकान है पुल के पास, सागर चौक के पास, पेटिज कोल्ड ड्रिंक की। जी। तो वहाँ पे हम लोग का मिलने वाला है एक ड्राइवर गाड़ी वाला, जिसमें 3-4 गाड़ियां, शिवम समाधि है उसका, सच्चू तिवारी भाई, गोपू तिवारी, उसको थोड़ा बहुत आपस में नोकझोंक चल रही थी ये किसी बुकिंग को लेकर। तो हमारी दुकान पर शिवम समाधि बैठा हुआ था, तो उसका भाई आया तो झगड़ा करने लगा। तो ये रात 10 बजे की बात थी। तो ये इंद्रपाल और हमारा सौरभ छोटा भाई है, इन लोगों ने ये कहा यहाँ मत लो, कहीं भी चले जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये लोग को निपटा के चला गया। इसके लिए लोग उसको शिवम समाधिया को मारने गए। ये लोग कुछ 8-10 लोग, रोहित यादव, सच्चू तिवारी। तो शिवम समाधिया ने इसको भी बुलाया, मेरे भाई को, कि आ जाओ, हमको कोई मारने आ रहा है। तो लोग वहाँ पहुंचे, तो इन लोगों ने मौके पर पुलिस बुलाई, 112 नंबर डायल किया गया शिवम समाधिया द्वारा। वहाँ पुलिस आई। तो इसके बाद आपसी कुछ लोग मोहल्ले के कुछ अपने साथी वाहन को पहुंचे, तो लोगों ने सोचा चलो आपस की बात है, दोनों लोग अपना एक ही बिरादरी को ऐसा करो, चलो खत्म करो, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें रहने दो। तो वहाँ मामला
शांत हो गया। शांत हो गया। इसके बाद उन्होंने शिवम समाधिया को छोड़ करके इनको पा लिया, देख लेंगे। अगले दिन किसी ने जानकारी दे दी इनको कि ये कहीं नहर पे अकेले बैठे हुए 2-4 साथियों के साथ, बच्चे टाइप के लोग हैं, और इनको आके घेर लिया और अपनी खुन्नस निकाल ली। तो ये जब मछली पकड़ने वहां पे गए थे, तभी जो अभी बता रहे हैं महेंद्र जी कि किस तरीके से, ये तो इनको तो मालूम ही नहीं था, ये तो अपना मछली पकड़ने दोस्तों के साथ नहर पे गए थे, वहीं पे बैठे थे, लेकिन उनको जब पता चलता है कि वो वहां पर बैठा हुआ है तो मोटरसाइकिलों से आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके कुल्हाड़ी से इनके ऊपर हमला किया जाता है, वहां पे फायरिंग किया जाता है, वहां पे तमंचे लहराए जाते हैं और इनके ऊपर जबरन अटैक होता है। इस तरीके से मारा जाता है क्योंकि इनका जो आप देख सकते हैं पूरा ये हाथ है जिसमें छड़ पड़ा हुआ है, पूरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि इनकी हालत ही ये थी कि वो पूरी तरीके से मरणासन छोड़, उनको लगा कि अब ये मर चुका है, इसलिए वो छोड़ करके वहां से भाग गए। जब इनको पता चलता है पूरी शरीर डैमेज था। तो महेंद्र, जब आप सबसे पहले घटनास्थल पे आप गए, आपने इनको किस हालत में देखा? ये बेहोश पड़े हुए थे। हाँ। तो इनको बस मोटरसाइकिल वहां से गुजर रही थी, ये लोग मोटरसाइकिल लिए नहीं थे, और हम जब तक जहां तक पहुंचते तो इनके जो साथी वहां दूर देख रहे थे, पहुंच चुके थे। एक गाड़ी वहां से हेल्प मांगी रास्ते में, शिवम गुजरा तो उसको गाड़ी में ले जाया गया, तो हमको ये रास्ते में मिले। अच्छा, अब पता तो ये बिल्कुल बेहोश पड़े थे, ब्लड बंद नहीं हो रहा था, ये पूरा फटा हुआ था, ये पूरा फटा हुआ था इनका, तो ये बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे, इनको कुछ बोल नहीं रहे थे। हम बहुत भयभीत थे, हमें समझ में कुछ आ रहा था क्या करें। तो हमसे जो गए तो उनका अपना इनको हॉस्पिटल में, जब यहाँ 1-2 घंटे ऐसे बर्बाद हो गए कि थाने कहीं हॉस्पिटल का मेडिकल, यहाँ किसी ने इनका ब्लड बंद नहीं कर पाया। फिर उरई पहुंचे, बस वहाँ ब्लड बंद हुआ, लेकिन इनके बाद भी इनका इलाज उरई में भी नहीं हो पाया, क्योंकि इतना ज्यादा गंभीर था इनका, कि कहीं ये डॉक्यूमेंट नहीं, कहीं तुम्हारे पास हाथ नहीं हो पा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, कहीं बेहोश नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको 10 दिन तक तो मेडिकल वालों ने टहलाया, कर ही नहीं पाया, इनका ऑपरेशन ही नहीं कर पाया इनका। जिला अस्पताल में इनका ऑपरेशन ही नहीं हो पाया। कभी ये 3-4 दिन तो मेडिकल ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले आते और वो बेहोश नहीं हो रहा, बस ये कहकर अपना बाहर कर देते। फिर लास्ट में उन्होंने, हमने कहा तो भैया नहीं हो पा रहा, रेफर कर दीजिए। इन्होंने हमको रेफर दे दिया पूरे मेडिकल के लिए। वहां हमको तो ये रहा कि असुविधा समझ में आई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। अब इतने दिन से परेशान हो रखा था, घर में कुछ करने वाला है नहीं, एक भाई बाहर, बाकी सब लोग अब व्यवस्था भी देखनी होती खाने पीने की। इसके बाद इनको फिर हम कुछ दिन घर लेटाया, पैसे की व्यवस्था न होने के कारण इनको हम 1 महीने तक घर लेटाए रहे। इनको दर्द पेन होने दिया कोई प्रॉब्लम के कारण कि अब नहीं पैसा है। जब पैसे की व्यवस्था हुई, कुछ इंतजाम हुआ, तब वहां पहुंचे, वो अपना लेकर, जो वो नहीं होता आयुष्मान कार्ड, कुछ उससे मदद मिली और बाकी खर्चा जारी, तब इनका इलाज कराया। इसके बाद हम लोग अब जाके इनका थोड़ा उसमें राहत मिली है। तो आप सुन रहे हैं महेंद्र से पूरे केस की सच्चाई, क्योंकि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना घटती है, इस घटना की FIR दर्ज होती है। जब इस पूरी घटना को लेकर के, क्योंकि मामला एक अटेम्प्ट टू मर्डर का बनता है और इसको लेकर के इन्होंने एक तहरीर लिखी, थाने में दिया, तब जाकर के पुलिस ने इस पूरे केस की FIR दर्ज किया गया है, जिसमें IPC की धारा 308, SC/ST एक्ट की धारा 313 और IPC के 3 सेक्शन में इनका पंजीकरण किया गया है, 308, 504, 506, 323, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में धारा 313 के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। जबकि इस पूरे केसेस को आप देखेंगे तो एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, इसकी जांच हुई है, जिसमें जाकर के ये मामला आगे 325 तक जाता है। तो इस पूरे घटना को लेकर जब आपने पुलिस को FIR दिया, पुलिस यहाँ पे कब आई? पुलिस हमारे यहाँ, हाँ, यहाँ जांच के लिए आई पुलिस ने? देखा हमारे पुलिस जांच के लिए पूरे में, ये जब एडमिट थे तो CO साहब गए थे वहां पर, तो इनकी कुछ बस बयान लिया, एक बार गए थे खाली, और फिर पुलिस से हमारा कोई सामना नहीं हुआ आने जाने का। फिर उन्होंने 1-2 बार हमको बोला गवाह दिलवाने हैं तो लेकर आ जाओ उनको, तो हम गवाह 1-2 जो होते थे घर के परिवार के जो भी हुए वहां पर 1-2 पहुंचे। कई लोग तो मुकर जाते हैं डर के कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, तो हमने अपनी हिम्मत जबरदस्ती क्या गए अपने दोस्तों की, भैया इंसाफ के लिए क्या तो अपना जो है हो सके। बाद में हम देखा तुमको ले गए, बस वहीं जाके बयान करा दिया SC ऑफिस में हमने, बस इतना। बाकी हमारे पुलिस घर पे, तो इसके बाद और जब ये नोटिस देने आई और कुछ नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि और वो सारे अपराधी घर, आरोपी कहाँ है? मेरा सवाल वही था कि जिन्होंने इतनी बड़ी घटना दिया है, आपके भाई के ऊपर मर्डर किया, वो सारे आरोपी कहाँ है? वो सारे आरोपी घर पे हैं, कुछ दिन नहीं रहे, इधर उधर रहे, लेकिन उनकी धमकी घटना के बाद भी आती रही है, उसकी कॉल हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। इनके पास भी छोटू पास फोन आते रहे, अभी भी आते हैं।
परसों भी मैसेज पे गालियां दे रहा था और कह रहा था हम घर पे हमको पकड़वा दो। और हमको भी फोन एक बार आया था और इसकी कई बार हम थाने में शिकायत भी करने गए हैं कि वो आए दिन गाली देता है। और हमारी डीवीडी भी कोर्ट में हमने पहुंचाई है, वहां पे थाने में दी रखी है कि बहुत अश्लील गालियां, वीडियो लाइव इंस्टा पे चल रहा था वो मेरे भाई मोबाइल पे और कई लोग सुन रहे थे उसमें कि जाति सूचक गालियां और बहुत बुरी जो गालियां कोई सुन ना सके वो सब फोन में इंस्टा पे लाइव दे रहा था। हमने थाने में भी सुनवाई दिखवाई है और कोर्ट में पेश करी रखी है और हम पे जो हो सका हम यही प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई ना हो, बचे रहें। और वो धमकी अभी भी देता है, परसों भी उसने हमको धमकी दी है इसको मैसेज करके और वो आज दिन यही करता है, जब जिसमें आके फोन लगा देता है। और छोटे भाई को तो बहुत ही धमकी दी, उसी की तो हमने दोबारा एप्लीकेशन लिखवाई थी कि वो कह रहा था ये तो जब हमने बड़े को उठवा लिया इंद्रपाल को, छोटा भाई सौरभ को रहता है उसको हम दुकान से उठा लाएंगे और कभी थोड़ा टाइम मिलने दो इसको दुकान से इसके मुंह में तमंचा डालकर उसको उठा लाएंगे। इसमें डीवीडी में सब कुछ रिकॉर्ड है और हमने कोर्ट में पुलिस में सबको दे रखा है कि हमें कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार ये मोहित यादव होगा और इसके साथी होंगे। तो ये महेंद्र जो बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर घटना है और इसके तमाम साक्ष्य इनके पास हैं, जो बता रहे हैं कि इनके मोबाइल में इन्होंने वो वीडियो भी बनाया है, जितने भी मैसेज आते हैं उन सबको इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया है और ये सारे एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस को दिए हुए हैं, कोर्ट तक ये एविडेंस जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, 308 से लेकर के SC/ST के तमाम सेक्शन लगते हैं। आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है, इंस्टा पे लाइव कर रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तमाम तरीके के मैसेजिंग्स के जरिए थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इस तरीके का माहौल रहेगा तो एक दलित पीड़ित कैसे सुरक्षित रहेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि पीड़ितों को राहत मिले, पीड़ितों को सुरक्षा मिले, पीड़ितों को मदद मिले। लेकिन यहाँ तो पीड़ित परेशान है, आए दिन उसको धमकियां दिया जा रहा है, आए दिन उसको परेशान किया जा रहा है और ये भी धमकी दे रहे हैं कि अभी तो आपके एक भाई के साथ किया है, हम आगे और भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और जब लगातार इस तरीके से थ्रेट दिया जाएगा तो एक पूरा परिवार इससे विचलित होता है। आज महेंद्र और उनका पूरा परिवार इस संघर्ष से गुजरा है कि हमको कैसे न्याय मिले। इसी बीच में सारी घटना और हो गई थी कि होली के टाइम पर इनका ऑपरेशन भी हुआ था। उस समय होली पहले ही हुआ तो ये घर पे लेटे हुए थे तो इनका कुछ सच्चू तिवारी के घर पे कुछ लोग गए होंगे वहीं कोच से, इनका कुछ झगड़ा हुआ होगा तो इसका तो एप्लीकेशन दे दी लड़ाई में, तो नाम उसमें इनका लिखवा दिया। जबकि ये घर पे लेटे थे तो हमने पुलिस एक दो बार हमारे घर पे आई तो बोली कि छोटू का नाम है, उसको घर पे मारा, घर में उसका 452 लिखी है उसमें, तो आगे तुम लोग मिलो थाने में जमात कराओ ये वो। तो हमने कहा कि छोटू का उसके घर पे सामने कैमरा लगाया, हमने कहा सच्चू तिवारी घर के सामने, उसमें आप चेक कर लीजिए, हमारा अगर भाई हो तो आप जो भी आपको करना तुरंत आगे कह सकते हैं, क्योंकि हमारा भाई देखिए घायल यहाँ पे ऑपरेशन होके आया है, वो घर पे पड़ा है तो वो कैसे जा सकता है, वो गए नहीं, होली के दिन के बाद हम यहीं पे घर पे थे। तो उन्होंने करनी मुझे लिखा है और वो उसमें सब रंगे हैं, ये हैं वो है रंग में, तो उन्हें फर्जी और मुकदमा फंसाया जा रहा है ताकि आगे चल के निपट सके, दबाव बना सके। तो बिल्कुल महेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये जो केसेस हुआ है ये आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये घटना घट गई है, FIR हो गई, अभी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, क्या आपके ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है या आप क्या करेंगे, समझौता करेंगे या हम समझौता करना नहीं चाहते हैं। समझौते के लिए हमारे में कई ऑप्शन आते हैं, कई लोग कहते हैं निपटा लो, लेकिन हमें समझौता नहीं करना है। हमको ये है कि हम लोग किसी से वास्ता नहीं रखना चाहते, अपना जो है कि उसको मुजरिम को सजा मिले, बस ये है। वो आज धमकी देता है, हम लोग इस चक्कर घर से निकलते भी ज्यादा नहीं है कि अपना क्या करें, कहीं न घूमे, क्योंकि आजकल जब कोई साथ में नहीं देता पता नहीं कल क्या हो, तो हम लोग ज्यादा निकलते भी इनको भी मना करते हैं कहीं मत जाओ कि आज बच गया, क्योंकि दोबारा यही कहता है। वो हमको एक दिन फोन लगाया, उसने बोला अब क्या वो बचेगा नहीं, हमारे पास भी उसकी रिकॉर्डिंग है। एक दिन हमें सुबह फोन लगाया, बोले तुम उसको ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आपके उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आपके जान से मार देंगे। तो हम लोग इसीलिए मना करते हैं कहीं मत जाओ, कहीं कुछ वारदात ना हो जाए। बिल्कुल। छोटू, आप क्या चाहते हैं इस पूरे केस में, आपकी क्या मांग है? मेरी कुछ मांग नहीं है, मैं यही चाहता हूँ उनको बस सजा मिले जी, न्याय के लिए। आप न्याय के लिए कानून सजा दे उनको, बस मैं यही चाहता हूँ। महेंद्र जी, आपने ये पूरी कार्रवाई करी और अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रहा है, क्षेत्राधिकारी की तरफ से आपका कोई बातचीत हुआ, सीओ के साथ कुछ बातचीत हुआ? पहले ही जो इससे जब तुरंत थे जब ये घटना हुई थी तो वो केवल एक बार हमारे पास बताया था, हॉस्पिटल में आए थे इनसे बयान लेने इनके, बस। उसके बाद ये दूसरे साहब से हमारी कोई बात नहीं है, नाम कोई बुलाया गया। और हम जब भी होता है 10-20 दिन में चक्कर लगाने पहुंच जाते हैं कि क्या हो रहा है, कि वो लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं, हम ये जानकारी वहाँ कराने जाते हैं। कभी हम ये बताते हैं, हमने कई बार बताया थाने में जाकर कि यहाँ वो है, बताइए, आप कहें तो हम आपको फोन लगा के बता दें तो हमको पकड़िए। तो वो कहते हैं हम बात कर रहे हैं, ठीक है देखते हैं, तुम उनको मत पकड़ना, हमने उनको मत पकड़ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चल रहा है उनका ये है वो है। और जब वो कल पकड़ा गया, कल हम पहुंचे तो बताया कि उसको कोर्ट से कुछ राहत मिली है, कोर्ट के हम लोग आगे विरोध नहीं जा सकते हैं, तो हम फिर घर शाम को लौट आए।
तो हमने कहा आप ठीक है, तो मुकदमा चल रहा है और वो अपना कार्रवाई हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, अब क्या हम कुछ अब जितना जानते हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं, आगे अगला कदम क्या है? हम तो यही चाहते हैं अगला कदम कि उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। जब इतने अपराधी खुले घूम रहे हैं आए दिन, धमकी, उनको 1% भी डर नहीं है। जो देखो आए दिन बकते हैं, कहीं कहता हमने पुलिस खरीद लिया, हम 50,000 दे दिए, ये कर दिया, पैसे की धमकी, हमें कुछ नहीं होगा, बस यही धमकी। और वो आए दिन घर पे रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फोन कॉल सबको धमकी है, जिसको देखो उसको धमकाता है, उसको डर नहीं है कुछ। डर हम लोग को है, हम लोग अपने डर में रह। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक पीड़ित जो दलित समुदाय से आता है, अपने न्याय के लिए लड़ता है, उसके ऊपर इतना थ्रेट हो रहा है, उसने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, अब ये कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट क्या निर्णय देगा वो तो दूसरी बात है। लेकिन घटना को घटित हुए 60 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। पुलिस को कानून में ये कहता है कि उनको 60 दिन में इन्वेस्टिगेट करना है और केस की चार्जशीट जमा करनी है। अब उस चार्जशीट में ये तमाम तथ्य जो इन्होंने एविडेंस, वीडियो, मैसेजेस की जो बात किया है, ऐसा नहीं है कि महेंद्र जी उसमें सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, पुलिस को हर बार जाकर के सूचित करते हैं। इनको जब पता रहता है, क्योंकि वो खुले तौर पे आरोपी घूम रहा है, उसको पकड़ने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उल्टा इनको बोलते हैं कि उसकी कार्रवाई हो गई है, हम कुछ नहीं करेंगे। सवाल ये है कि ये दलित पीड़ित हैं और SC/ST एक्ट इनको सुरक्षा की गारंटी देता है, SC/ST एक्ट इनको कंपनसेशन की गारंटी देता है। अब तक पीड़ित को कोई मुआवजा और राहत राशि भी नहीं मिली है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारी अपील है कि तत्काल प्रभाव से इस केस की सक्रियता से जांच करी जाए, चार्जशीट फाइल किया जाए। इतने तमाम जो एविडेंस है, उनको एविडेंस के आधार पर CO क्षेत्राधिकारी महोदय इसकी चार्जशीट फाइल करते हुए कोर्ट को सबमिट करें, और कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि किस तरीके। हालांकि जो आरोपी है वो अभी बाहर घूम रहा है, सबसे पहले तो उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, ताकि पीड़ित के अंदर जो डर और भय का माहौल है वो बाहर आए, और पीड़ित अपने न्याय के लिए लड़ना चाहता है। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से समझौता नहीं चाहते हैं, हमें न्याय के लिए लड़ना है। महेंद्र और उनका भाई छोटू दोनों लोग इस बात के लिए आशान्वित हैं कि हमें न्याय मिलेगा, और न्याय के लिए वो लड़ रहे हैं। आज इस घटना को हमने सच्चाई इसीलिए आपके सामने रखा कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ, उसके बाद आरोपी बाहर घूम रहा है, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, प्रॉपर सेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन आरोपी फरार घूम रहे हैं, उनको किसी ने पकड़ा नहीं है। पीड़ित के अंदर डर और भय का माहौल है, जो न्याय की आस में अपने घर में बैठे हैं। अब देखना है कि कब तक इनको न्याय मिलता है, या पुलिस ऐसे ही ढीला हवाली करती रहेगी, कोर्ट कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर सेक्शंस में FIR दर्ज हुई है। आरोपी अलग अलग हथकंडे अपना करके जमानत की कोशिश कर रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो मुआवजा की बात करता है, वो अब तक इनको नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक चार्जशीट भी पुलिस ने फाइल नहीं किया है, और जब चार्जशीट फाइल होगी तब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल महेंद्र और उनका परिवार अपने न्याय के लिए इस केस में लड़ रहा है। देखना है उनको न्याय कब तक मिलेगा, क्योंकि पीड़ित अपने हक, अपने सम्मान के लिए और अपने न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।